हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे जो वीडियो चल रहे हैं आपके प्रश्न बैंक कक्षा 11वीं 11th क्लास के जो क्वेश्चन बैंक है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के जो हमारे वीडियो चल रहे हैं उसकी इकाई 5 का हम वीडियो आपको कवर करवाने वाले हैं। द्रव की अवस्थाएं, तो द्रव की अवस्था में टोटल हमारे 5 अंक के आने वाले हैं, जिसमें से 2+3 यानी कि क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें से विकल्प एक भी नहीं आने वाला है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो साथियों, इस वीडियो में सारे के सारे आपके प्रश्न हैं। टोटल आपके 15 प्रश्न, यहाँ पर 19 प्रश्न दिए गए। 19 प्रश्न का सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। जो सवाल है उन सवालों को एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाला हूँ। और पुराने वीडियो को आपको देखना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनकी लिंक का आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर भी आप हमारे पुराने वीडियो कक्षा 11वीं प्रश्न बैंक 2022 के नाम से डली हुई है, उसमें से आप क्रम से वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं 19 ही प्रश्न के आपको पढ़ने के बाद तो ये आपके क्वेश्चन बैंक के माध्यम से ये प्रश्न आप सभी मिला लें। इनके आंसर भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ और इसके सॉल्यूशन के साथ मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो देखिए अब इन वीडियो के प्रश्न के उत्तर। तो यहाँ पर आपका पहला वाला प्रश्न जो दिया गया है उस पहले वाले प्रश्न को देखते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस में एक बार दाब वायु में 500 डीएम वर्ग आयतन में 200 डीएम वर्ग संपीड़ित करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता रहेगी। तो हम जो बायल का नियम जानते हैं, बायल के नियम के अनुसार किन्हीं मतलब दाब और आयतन सदैव नियत रहेंगे। निश्चित कोई निश्चित ताप दाब और आयतन निश्चित रहेगा, नियत रहेगा। तो P1 और P1 इंटू V1 P1 इंटू V2। तो यहाँ पर P1 का मान आपका दिया है एक बार और V1 का मान दिया है आपको आपका 500 बार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। और यहाँ पर हमें P2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर P1 इंटू P2 का मान यदि ज्ञात करना है तो यहाँ से जो आपका V2 है वो कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में। और यहाँ पर 1 इंटू और यहाँ पर हम काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, आपका बचेगा 2 5/2। तो ये आपका 2.5 आपका 2.5 बार आपका आ जाएगा। तो इसका जो दाब रहेगा वो हमारा। अब दूसरा वाला प्रश्न इसी प्रकार का है, सेम वैसा का वैसे ही 35 डिग्री एक बार, यानी कि P1 और P2 दिया है आपका, सेम मान दिए हैं आपके। तो यहाँ पर P2 का मान वैसा का वैसे ही सवाल है आपका। तो ये सवाल आप देखें और यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी इसका बायल के नियम के अनुसार दिया है। तो मान रख दिया हमने P1 P2 का, P1 V1 का। यहाँ पर ये बटे में चला गया 180 से हम 0 से 0 को काट देंगे। फिर यहाँ पर काटने के बाद इसका 0.8 बार आ जाएगा। फिर अगला वाला थर्ड वाला क्वेश्चन आपका दिया है 0 डिग्री सेल्सियस पर 2 बार दाब पर किसी गैस के ऑक्साइड का घनत्व 5 बार दाब के डाई नाइट्रोजन के घनत्व के समान होता है, तो ऑक्साइड का अणुभार बताइए। तो नाइट्रोजन के लिए हम D बराबर MP/RT। तो यहाँ जो PV इक्वल टू NRT के अनुसार, तो यहाँ MP आपका जो 28 दिया है तो वो हमने मान रख दिया यहाँ पर। और 28 इंटू 5 R, और यहाँ पर मान जो मोलर N के मोलर द्रव्यमान की संख्या 28 है N2 के। तो यहाँ पर लिखने के बाद इनको काटा और दोनों का समान घनत्व प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 80 ग्राम प्रति मोल। फिर चौथा वाला सवाल देखते हैं। तो चौथे वाले सवाल में हम जो आदर्श गैस समीकरण है उसके माध्यम से उसको हल करने वाले हैं। 3.32 बार पर 5 डेंसिटी वर्ग मीटर आयतन को घेरने वाली 0.4 मोल गैस के ताप का की गणना कीजिए। तो यहाँ गैस समीकरण हम जानते हैं PV इक्वल टू NRT। तो P का मान, V का मान और N का मान है, तो सारा का सारा मान पुट किया और ताप का मान निकाला। तो ताप निकालने के लिए N और R कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में। जब इसको सॉल्यूशन किया, काटा, तो हमारा 50 केल्विन आपका आ गया। अब पाँचवा वाला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा मेथेन का क्रांतिक ताप 31.1 डिग्री सेल्सियस और माइनस का 81.9 डिग्री सेल्सियस है, तो इनमें से किसमें प्रबल अंतराण्विक बल तथा होता है और क्यों। क्योंकि जो क्रांतिक ताप होता है जितना अधिक होगा उसकी गैस की जो सरलता द्रवीभूत होगी उसे आराम से किया जा सकता है। यहाँ केवल तब संभव है जब अंतराण्विक बल मजबूत हो तथा अंतराण्विक बल मजबूत हो। और अतः CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मीथेन की तुलना में प्रबल अंतराण्विक बल बनाती है। अतः CH4 में अंतराण्विक बल अधिक प्रबल, क्योंकि CH4 द्रव आसानी से हो जाता है या द्रवित आसानी से हो जाता है। अब यहाँ पर बता रहा है कि वांडरवाल प्रचाल की भौतिक सार्थकता को समझाइए। सबसे पहले हमें इसके लिए वांडरवाल समीकरण आना चाहिए। तो P
प्लस एन का वर्ग बटा वी का वर्ग कोष्टक इंटू वी माइनस एन बी और आर टी, ये हमारा वान डेर वाल समीकरण है। अब इसमें महत्व बताना हमें किस किस का क्या क्या महत्व है। तो हम देखते हैं पहले वाले का महत्व, ए का, जो आपका स्मॉल ए दिया है उसका क्या महत्व है। तो ए का मान गैस के अणु के मध्य लगने वाला अंतराकर्षण बल के मान को व्यक्त करता है। तो अंतराकर्षण बल को व्यक्त कौन करता है, ए। यहाँ मात्रक लीटर, जो घन आपका घन लीटर प्रति मोल इसका मात्रक होगा। अब ए यदि अंतराण्विक आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बी का मान गैसों का सह आयतन को व्यक्त करता है, जो कि गैस का आयतन होता है, और गैस के आयतन का मात्रक कितना होता है, लीटर मोल वर्ग या लीटर वर्ग मोल। बी का मान अंतराण्विक आयतन के 4 गुना होगा, तो इसमें वान डेर वाल में। अब क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब आयतन क्या है, तो क्रांतिक ताप की परिभाषा, यहाँ दोनों को परिभाषित करना है। किसी गैस का ताप वहाँ अधिकतम मान होता है जिसके कम ताप पर उस गैस को दाब आरोपित करके गैस अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तित कर दिया जा सके। इसे ताप को गैस का आंतरिक क्रांतिक ताप कहलाता है। उदाहरण, यहाँ अलग अलग गैसों के लिए उनके क्रांतिक ताप का मान लिखा हुआ होता है। जो NH3 है तो NH3 132 डिग्री सेल्सियस, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का आपका हो जाएगा माइनस का 119 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा जो जल है, जल का हो जाएगा 374 डिग्री सेल्सियस। अब ताप की बात करते हैं, तो ताप अब 2 अंक में पूछा गया मान लो, तो ये ताप यहाँ से क्रांतिक ताप किसी गैस के आरोपित किया गया वहाँ दाब है जिसका मान किसी भी गैस पर लगने पर वहाँ गैस द्रव तथा गैस द्रव अवस्था में बदल जा सकती है, अर्थात द्रवित की जा सकती है, क्रांतिक दाब कहलाता है। यहाँ अमोनिया का दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का दिया है और क्रांतिक आयतन, तो ये आप आसानी से देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8वां है आपका, आकार बदलने वाले गुब्बारे ऊंचाई पर जाने पर बड़े होते जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो गुब्बारा होता है बलून में लचीलापन अधिक होता है, नर्म होता है, बहुत सॉफ्ट, तथा उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन हवा के दाब के कारण होता है, इसलिए गुब्बारे ऊंचाई पर जाने पर और बड़े होते जाते हैं। फिर अगला देखते हैं, क्योंकि इस पार्ट में से 2 अंक और 3 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, तो छोटे छोटे प्रश्न आपको याद करने हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। इसी प्रकार हम संपूर्ण इस प्रश्न पत्र, जो प्रश्न बैंक है जिसका इकाई 5 है, उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते रहेंगे, और पुराने वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, जो कार्बन है CO और CO2 के मिश्रण में डाल्टन के आंशिक दाब के नियम लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ गैस आसानी से CO2 बनाने के लिए मिल जाती है। सिर्फ नॉन रिएक्टिंग गैस पर नियम ये लागू होता है जो आसानी से नहीं मिलती। अब गीली व शुष्क हवा में कौन भारी होती है, तो गीली हवा शुष्क हवा की तुलना में भारी होती है, जो गीली हवा होती है। अब कारण शुष्क हवा का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, अधिक नम होता है, ताकि इसका घनत्व कम हो जाता है, इसलिए वह अधिक भारी होती है। गैस का दाब 11वां पढ़ते हैं। गैस का दाब क्या होगा यदि उसका संगत प्रत्यास्थ नहीं हो। गैस का दाब अब संगत प्रत्यास्थता के कारण उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर हम 12वां प्रश्न देखते हैं। तो 12वें प्रश्न में आपका बताया गया है, गैस में भरी पानी की बोतलों को गर्मियों में पानी के अंदर रखा जाता है, क्यों? पानी के अंदर रखा जाता है क्यों? क्योंकि वातावरण की आर्द्रता मौसम के अनुसार बदल जाती है। सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में तथा सबसे अधिक वर्षा ऋतु में रहती है। आर्द्रता मतलब हवा में जल की उपस्थिति, नमी जिनकी बात करते हैं। गैसीय अवस्था में हम जानते हैं कि भाप ठंडी होने पर पानी के रूप में बदल जाती है। इसके कारण से जब बोतल को ठंडे पानी भरते हैं तो वहाँ बाहरी सतह पर उपस्थित होती है और वाष्पन संघनित होकर जल में परिवर्तित हो जाता है। इस कारण से बोतलों को गर्मी में पानी के अंदर रखी जाती है, ताकि उसमें शीतलता या ठंडाई बनी रहे। फिर यहाँ पर देखते हैं कि CO2 और CH4 जैसी गैसें H2 तथा He जैसी गैस की तुलना में आर्द्र होती है अधिक। तो यहाँ पर आपको स्वयं को इसको ढूंढना है और सॉल्यूशन इसका करना है। फिर अगला वाला देखते हैं, 14वां वाला, N2 और NH3 में किसी गैस के लिए वान डेर वाल्स स्थिरांक A का मान अधिक होगा एवं उसके लिए B का मान अधिक होगा। तो स्थिरांक जो A होता है A पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ यौगिक के अणु के बीच आकर्षण प्रबलता दोनों के बीच में अधिक होती है। आकर्षण का अंतराणुक बल हो जाएगा। जितना आदर्शता से गैस का विचलन अधिक होगा उतना ही A का मान अधिक होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमोनिया जो NH3 होता है में नाइट्रोजन की तुलना में A का मान अधिक होगा। इसी प्रकार B की बात करते हैं, तो B यहाँ स्थिरांक होता है। यहाँ अणुओं की शुद्ध
शुद्ध आयतन पर निर्भर करता है। अणुओं के बीच लगने वाला शुद्ध प्रतिकर्षण बल परिणाम तथा आयतन में बड़े अणुओं में b से अधिक होता है। आयतन वाले छोटे अणुओं का मान b से कम होता है, जो NH3 और N2 को छोटा है, इसलिए b का मान कम होता है और a का मान अधिक होता है। अब हम 15वां देखते हैं। द्रव को उसके वाष्प के क्रांतिक दाब पर गर्म करने पर क्या होगा। यदि हम द्रव को गर्म करें वास्तविक दाब पर, उसके ताप पर, तो यहाँ पर किसी द्रव को गर्म करने के लिए उसका आयतन क्या हो जाता है। जब भी कभी द्रव को गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि ऊष्मा प्रदान करने से पदार्थ के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान और अंतराणु के स्थान बढ़ जाता है, जिसके कारण वहाँ घनत्व कम हो जाता है और आयतन बढ़ जाता है, और जिसका घनत्व कम होगा उसका आयतन अधिक होगा। अब 16वां वाला प्रश्न पढ़ते हैं कि इसमें 3 प्रश्न दिए हैं। पृष्ठ तनाव, श्यानता एवं द्रव का वाष्पता। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है। ताप का प्रभाव द्रव के ताप पर बढ़ाने पर उसके पृष्ठ तनाव घट जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण संसंजक बल कम हो जाता है। फिर विलय पदार्थ के प्रभाव में विलय द्रव में अत्यंत घुलनशील होता है, तथा द्रव पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। जैसे जैसे नमक घुल जल में पृष्ठ तनाव शुद्ध जल से अधिक होता है। यदि विलय पदार्थ में द्रव घुलनशील हो तो द्रव का तनाव घट जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं श्यानता। ताप बढ़ाने पर, तो श्यानता क्या कहलाती है। ताप बढ़ाने पर द्रव के प्रभाव में प्रतिबद्ध करने पर समंजक बल का मान घट जाता है। अस्तित्व, सीधी भाषा में यदि बोले है ना, द्रव के बहने के गुण का विरोध करता है, वो श्यानता कहलाती है। अब द्रव की वाष्पता देखते हैं। किसी विशेष वस्तु के लिए दिए गए ताप एक नियत दाब होता है, जिस पर वस्तु का हम गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था में साथ गतिज साम्य में होती है। यहाँ जो दाब होता है उस वस्तु का ताप दाब होता है। सामान्यतः ताप एक उच्च ताप वाले पदार्थ में वाष्पशील पदार्थ कहा जाता है। इस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से इसको समझाया। अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि कांच के किनारों को ज्वाला पर गलनांक बिंदु से गर्म करने पर गोल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ घटना द्रव में कौन सा गुण प्रदर्शित करती है, समझाइए। तो कांच के ज्वाला में गलनांक गर्म करने के इससे किनारे चिकने और गोल हो जाते हैं, क्योंकि गर्म करने पर कांच पिघलने लगता है तथा यह द्रव्य अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ किनारों पर गोलाकार सतह बनाने लगता है, जिससे सतह का क्षेत्रफल बहुत कम हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव में के गुण में यहाँ कम से कम पृष्ठ क्षेत्रफल से घेरने के कारण होता है। इसको भी सेम ऐसा का ऐसे ही शिक्षकों की सहायता से आपको करना है। अगला वाला देखते हैं। उबलते द्रव का तापक्रम स्थिर रहता है, क्यों। क्योंकि जब द्रव को उबाला जाता है, उसको क्वाथ दिया जाता है, गर्म किया जाता है, तब तक सारा पदार्थ मूलतः वस्तु के ताप पर स्थिर करता है। अब यहाँ उष्मा अवस्था में परिवर्तन होता है, जिसके कारण अवस्था परिवर्तन के मध्य आकर्षण बल को तोड़ने में निरंतर प्रयुक्त हो जाती है। ताप परिवर्तन को प्रदर्शित किए बिना अवशोषित उष्मा ऊर्जा को वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं, जो कि उसके अंदर उपस्थित रहती है और यहाँ द्रव को उबाला जाता है तो वह उसका ताप ऐसा कैसा निश्चित रहता है। अब हम देखते हैं एक सवाल 19वां प्रश्न, जो इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। आप हमारे वीडियो पर बने रहें ताकि हम इस क्वेश्चन को आपको समझा दें। एक फ्लास्क में धारिता 1 लीटर है तथा वहाँ 27 डिग्री, मतलब इसका ताप जो रहेगा वो 27 डिग्री रहेगा, और 2 ताप रहेंगे तो इसको हम T1 और T2 मानेंगे। तो T1 27 डिग्री तथा T2 आपका 37 डिग्री गर्म किया जाता है। तो फ्लास्क में कितनी वायु निकली जाए कि दाब को स्थिर माना जा सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें V1 का मान दिया, T1 का मान दिया है, और यहाँ पर 273 जो केल्विन में हमने कन्वर्ट कर लिया है इसको। तो यहाँ पर हम देखते हैं V1 बटा T1 और V2 बटा T2। तो V1 का मान हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर T2 को इसके गुणा में ले जाएंगे और यहाँ पर मान रखेंगे, तो ये लीटर में हमारा प्राप्त हो जाएगा। और पहले आयतन में से दूसरे आयतन को कम कर देते हैं तो हमें लीटर में 0.33 लीटर प्राप्त होगा, और इसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यदि हमारा 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको चैप्टर नंबर 5 को कवर करवाया है, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन या घंटी के बटन को आप दबाना ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार के नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम सतत आपके लिए प्रयासरत हैं। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आदर्श प्रश्न, पुराने ये साल के प्रश्न पत्र, ये सारे के सारे हमारे चैनल के माध्यम से आपको देते रहे, और हमारे चैनल पर ये उपस्थित भी हैं। तो प्लेलिस्ट में जाएं और देख सकते हैं। वीडियो
धन्यवाद साथियों, अगले वीडियो में हम जल्द आपको मिलते हैं। जय हिंद, टाटा, बाय।